जब बीजेपी का इम्तिहान लिया तो बीजेपी हमारे इम्तिहान में पास होगी, और आज उस वादे को हम भी वफा करते हुए बीजेपी में शामिल हुए। और अब जो है इम्तिहान शुरू हुआ है पहाड़ी कौम का, पहाड़ी वोटरों का इम्तिहान शुरू हुआ है। वो इस इम्तिहान में किस कदर पास होते हैं, और इंशाल्लाह वो पास होंगे और बीजेपी को अपना वोट देंगे, कमल के निशान पर वोट लगाएंगे। जी, मेरा ना आपसे ये सवाल है, आखिरी बार आपकी कोई तो बात हुई होगी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला से पार्टी को अलविदा कहने से पहले, उसके बारे में जानना चाहिए। जी, अलविदा कहने से पहले हमारी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, हमने ये कहा कि आप पहाड़ी लोगों का साथ दे दें, पहाड़ी लोगों के साथ खड़े हो जाएं। अब हर एक पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। बीजेपी खुलकर सामने आई इस इंटरेस्ट में, वो लोग नहीं आए। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप खुलकर सामने आएँ, तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते थे ना। सैयद रफीक शाह है मेरे साथ, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जो है बीजेपी का दामन थामा है। और आपको बता दें कि 2019 की जहां तक बात करें, उससे पहले पैंथर्स पार्टी में थे, बतौर एमएलसी भी थे, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी छोड़ने के बाद में आज बीजेपी में शामिल हुए। तो इनसे खास बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले लोगों का ना सवाल ये है कि आपने बीजेपी तो ज्वाइन की है, लेकिन आपको क्यों लगा कि ऐसे समय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने अलविदा कहा, जिस समय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को एकजुट समझ रही है और समझ रही है कि हमारे सारे सिपाही जो हैं वो तैयार है लड़ने के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरा पार्टी छोड़ने का ताल्लुक़ है या बीजेपी ज्वाइन करने का ताल्लुक़ है, मैं पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं J&K पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट का चेयरमैन हूँ, और मैं हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप है, जो कलेक्टिव लीडरशिप पहाड़ियों को हक इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय अधिकार दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ रही थी, और ये लड़ाई बड़े लंबे अरसे से चल रही थी। मैं 5th जनरेशन हूँ जो इस लड़ाई को कैरी किए हुए था। हमारे जो बेसिक राइट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, वो 1947 में जब इस रियासत को तोड़ा गया तो वो न्याय अधिकार जो था हमारा, वो छीन लिया गया था, और हमारी आइडेंटिटी छीन ली गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आइडेंटिटी बहाल की है, हमारे साथ न्याय अधिकार किया है, हमें हमारे हुकूक दिए हैं, और ओबीसी को भी अपने हुकूक दिए हैं, बाकी लोगों को भी उनके हुकूक बहाल किए हैं, और मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। तो तरक्की की इस दौड़ में अगर हम पीछे रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। अभी तक आज ही आपने ज्वाइन किया, इससे पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा थे, उसका पार्ट थे, लेकिन तब आपने क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था लेकर पहाड़ियों को? मुश्ताक बुखारी जी भी थे, उन्होंने तो छोड़ दी, उन्होंने कहा कि हम पहाड़ियों के लिए फ़ाइट करेंगे, बट आपने आज छोड़ी जब आपको स्टेटस भी मिल गया। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि उस वक़्त का जो आपका क्या सवाल है, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी कौम थी। मैं एक मोमेंट को हेड कर रहा था, और मैं हक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे अकेले की बात नहीं हुआ, ये मेरी अकेले की जंग नहीं थी, ये मेरी कौम की जंग थी, ये मेरे कौम के न्याय अधिकार की जंग थी। मैं अकेला कहीं भी भाजपा में इंडिविजुअल आदमी शामिल होकर मैं आज किसी रियासत का गवर्नर भी हो सकता था। मेरे अपने ज़ाती ताल्लुकात सेंटर में इतने भी हैं, मजबूत ताल्लुकात हैं, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं अपनी कौम को साथ लेकर चलूँगा, मैं इनको हक इंसाफ दिलाऊँगा। और आज श्री अमित शाह जी ने, श्री नरेंद्र भाई मोदी ने, श्री JP नड्डा साहब ने, श्री तरुण चुग जी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने, श्री रविंद्र रैना जी ने, और श्री अशोक कोल जी ने, कलेक्टिव तौर भाजपा ने आज हमें हमारे हुकूक दे दिए हैं। और जो बिल परसों पास हुआ, वो बिल पास जब अपर हाउस में हुआ, उसकी नोटिफिकेशन हो गई, तो हमारे साथ न्याय अधिकार हो गया, और बीजेपी ने वो वायदा अपना पूरा किया जो नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 2019 में कहा था कि जम्मू कश्मीर में मेरे पहाड़ी भाई रहते हैं, और उनके साथ भी न्याय होगा, उनको भी इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ हो गया। आपने कहा कि मेरे अकेले का डिसीजन नहीं था, कलेक्टिव लोगों का डिसीजन था कि अब मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, तो कितने ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ लेके आए हैं भाजपा में? देखिए जी, अभी तो आपने देखा एक जन सैलाब था
बीजेपी के दफ्तर में, वहाँ कितने सैकड़ों लोगों ने आज जो है बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने से पहले मैंने टेलीफोनिकली अपने हर एक जो हमारे कबीले के बड़े लोग हैं, सरदार हैं, बड़े लीडर हैं, छोटे आम आदमी हैं, मर्द और जन से मैंने पूछा मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ और भाजपा ने हम पर एहसान किया है, हमारे साथ वफा की है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम वफा का बदला वफा से दें, प्यार का बदला प्यार से दें, इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त से दें। तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? तो जिसमें सरपंच भी थे, पंच भी थे, बीडीसीज भी थे, वार्ड मेंबर भी थे, हमारे सरपंच साहब ये हमारे साथ हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से लोग हैं, ये निसार साहब हैं, हमारे मंदूर साहब हैं, बाकी लोग हैं, नकवी साहब हैं उड़ी से, या वो गुलाम हसन साहब हैं, ये बाकी लोग हैं। तो भाजपा के दफ्तर में आज आपने देख लिया, तो हमने जब बीजेपी का इम्तिहान लिया तो बीजेपी हमारे इम्तिहान में पास होगी, और आज उस वादे को हम भी वफा करते हुए बीजेपी में शामिल हुए। और अब जो है इम्तिहान शुरू हुआ है पहाड़ी कौम का, पहाड़ी वोटरों का इम्तिहान शुरू हुआ है। वो इस इम्तिहान में किस कदर पास होते हैं, और इंशाल्लाह वो पास होंगे और बीजेपी को अपना वोट देंगे, कमल के निशान पर वोट लगाएंगे। जी, मेरा ना आपसे ये सवाल है, आखिरी बार आपकी कोई तो बात हुई होगी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला से पार्टी को अलविदा कहने से पहले, उसके बारे में जानना चाहिए। जी, अलविदा कहने से पहले हमारी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, हमने ये कहा कि आप पहाड़ी लोगों का साथ दे दें, पहाड़ी लोगों के साथ खड़े हो जाएं। अब हर एक पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। बीजेपी खुलकर सामने आई इस इंटरेस्ट में, वो लोग नहीं आए। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप खुलकर सामने आएँ, तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते थे ना, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी। हमें एक दबी कुचली कौम है जो 47 में हमें लाकर हाशिए पर खड़ा कर दिया, रियासत को ज़बरदस्ती तोड़ा, वॉलंटियरली हमारी रियासत का एक हिस्सा जिसमें पहाड़ी रहते थे वो पाकिस्तान को दे दिया गिफ्ट में, वरना हमारी फ़ौजें 1947 में एडवांस कर सकती थी। लेकिन एक साजिश के तहत फ़ौजियों को रोका गया और पहाड़ियों को डिवाइड किया गया, हाशिए पर लाया गया, मजलूम बनाया गया। उसके बाद पहाड़ी वर्सेस गुजर, गुजर वर्सेस पहाड़ी करके हम लोगों को फिर डिवाइड किया गया, ताकि हम लोग पावर में न आ सकें, ताकि हम लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा न बन सकें, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हिस्सा न बन सकें। क्योंकि 1947 के बाद हिंदुस्तान में एक सिस्टम शुरू हो गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो वहाँ पर आपके देखेंगे कि लोगों के सिर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते हैं। तो हमारी वोटों की संख्या कम करने के लिए इस रियासत को तोड़ा गया, और फिर इस संख्या को कम करने के लिए गुजर और पहाड़ी का डिवीज़न हुआ। और आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप ने जो ये मोमेंट चलाई, इसमें हमारे सुप्रीम लीडर जो थे मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब थे। तो हम वो खुशनसीब लोग हैं, हमारे लीडर वो खुशनसीब लीडर हैं, या हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने ये मोमेंट चलाई और मोमेंट मंजिल मकसूद तक पहुंची। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग मोमेंट चलाते हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी मोमेंटें जो है मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचती है, और हमारी मोमेंट अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होगी। पहाड़ी कबीले को आज़ादी मिली 75 साल के बाद आज़ादी। जावेद साहब, मेरा सवाल आपसे है, अगर बीजेपी को देखा जाए उसे एंटी मुस्लिम देखा जाता था, कहीं ना कहीं अब जितने ज़्यादा मुस्लिम हम देख रहे हैं वो बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट खुशी वाला भी आता है। तो अब आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो सोच मुसलमानों की बदल दी? देखो, जो मेरे ख्याल में हमने 30-35 सालों का दौर देखा है, उनमें जो हालात रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार थी या जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तो आवाम बाखबर हो चुकी है अब। क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी, जो हर एक का वज़ीर आज़म है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कांग्रेस के वक्त में मेरे ख्याल में मजहबी प्ले कार्ड चलते थे, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के दौर में प्ले कार्ड्स नहीं चलते हैं। इसकी मैं थोड़ी बहुत मिसाल दे दूं, जब राम मंदिर की तामीर हुई तो लोगों को टारगेट किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मुसलमानों को टारगेट किया जाता था।
मगर वही उसी वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद जो यूपी में बनेगी, अयोध्या में बनेगी, और उसकी संग बुनियाद के लिए ईंट कहाँ से मंगवाई, सऊदी अरबिया से, और उस ईंट को आबी ज़मज़म से गुस्ल दिया गया। और हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इमाम काबा से रिक्वेस्ट की, आप आए संग बुनियाद के लिए। उसी मस्जिद में कुरान शरीफ जो सोने से लिखा जाएगा और 30 सिपारों का। मुझे बताओ, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को आप किसी भी तराजू में तोलो तो मैं वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के कदमों की धूल के बराबर नहीं लाऊंगा, जो हर एक मज़हब क्या, हर एक कम्युनिटी को जोड़ के साथ चलता है। जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, ये सचमुच मैं आपको ये बताऊं, हमारे रफ़ीक शाह साहब ने आज ज्वाइन किया। ज़िले कुपवारा की शान है। मैं ये कहूँ कि ज़िले कुपवारा में अगर कदावर लीडर किसी को कहें वो हमारे रफ़ीक शाह साहब है। इन्होंने बहुत सारी मुश्किलातों का सामना किया है, तब इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कई पार्टियों में काम किया है, कई मुश्किलातों का ज़िले कुपवारा में या अपनी कौम के, मगर किसी को आज तक धोखे से न चलाया है, न किसी को अपने मतलब के लिए यूज़ किया है। ज़िले कुपवारा में ही नहीं, पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करोगे वहाँ इसका नाम है। और अल्लाह ताला ने एक बहुत बढ़िया सोच दे दिया, जो इन्होंने कहा कि कई पार्टियों से काम करके हमारा बहुत बड़ा जो मसला था किसी पार्टी ने हल नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने हल किया। और सबसे अच्छी बात ये है कि किसी मतलब के लिए इसने काम नहीं किया। ये करते तो बहुत आगे जाते, मिनिस्टर जाते, ये MP होते। अगर ये अपने मतलब के लिए, इसने अपने कौम के लिए, और इसी को कहते हैं वो शेर दिल इंसान, जिसने अपने कौम के लिए पूरे टाइम बिताया, फिर देखा कि मेरा मकसद और मेरे कौम का मकसद कहाँ पे निकलेगा, वो निकल गया। अब हकीकतन ये लोग असम्बली में जा सकते हैं। आज हमारे वो ST के लोग असम्बली में जा सकते हैं, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस ने खाली वोट के लिए यूज़ किया। आज तक इनको असम्बली का मुंह तक नहीं दिखाया गया था। ये किसकी सरकार में हुआ? ये वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। तो किस कम्युनिटी की बात करते हो, किस मुसलमान कुश की बात करते हो? हाँ, अब जो तनकीद करते हैं ना, तनकीद एक कमज़ोर शख्स करता है। एक ताकतवर इंसान को एक कमज़ोर शख्स तनकीद कर सकता है, क्योंकि मुकाबला तो नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के ख़िलाफ़ 100 पार्टियां इकट्ठे होके गठबंधन बनाते हैं, ठीक है? पूरे हिंदुस्तान में जितनी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने सरकारें बनाई, इकट्ठे होके मीटिंगें करते हैं, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को हराना है। मुझे बताए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी पार्टी के साथ आज तक गठबंधन नहीं किया। क्यों नहीं किया? डर का माहौल नहीं है। कार्यकर्ता शेर की तरह है, लीडर हो तो शेर की तरह हो। फैसला लेना हो सचमुच, अगर ये कहें ना, पिछला दौर हम उठा के देखें, इस दौर को उठा के देखें, जितने भी फैसले वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने लिए, कोई नहीं ले सकता है। आज आप किसी मुल्क में आप बात करो, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का नाम चलता है। आप पड़ोसी मुल्क की बात करो, कश्मीर वो वादी थी जहाँ पे हालात 24 घंटे ख़राब रहते थे। जैसे सरकार बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की, 6 मंथ के लिए बंद, लाखों गाड़ी, करोड़ों गाड़ियों को चकनाचूर किया गया, स्कूलों को, पुलों को, बस्तियां वैरान होगी। जैसे वज़ीर आज़म हिंद, आज मुझे बता रहा, आज क्यों नहीं चलता है? तो ये भी इंसान ही है ना। कांग्रेस के जो PM थे वो भी इंसान ही थे। इसने कैसे इसको कंट्रोल किया? ये सोचने की बात है। जब एक लीडर का बड़ा सोच होता है ना, तो आज कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हमारे नौजवान बच रहे हैं। आज हमारे बच्चे तालीम से महरूम नहीं हो रहे। कांग्रेस के दौर में हिंदुस्तान की आप
वहाँ इनकी तवारीख उठा के देखो, मुसलमान को या तो वो टायर दुकाने पे पंचर करने के लिए होता था या चाय बनाने के लिए होता था। इन्होंने हमें तालीम से महरूम रखा। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कहा जिस दरसगाह में जो बच्चा पढ़ता है इसको लैपटॉप भी दे दो भाई, इसको लैपटॉप दे दो, कंप्यूटर समझाओ, इसको डॉक्टर बनाओ। मौलवी सब थोड़ी बनेंगे, इसको IPS ऑफिसर बनाओ, इसको मुलाजिम बनाओ। इनके दौर में चलो छेड़छाड़ तो होती नहीं थी भाई, छेड़छाड़ किसको करते, टायर पंचर वाले को कौन पूछता है। जावेद साहब, इन्हीं के दौर में सबसे ज़्यादा मदरसों में रेड पड़ती है, इन्हीं के दौर में सबसे ज़्यादा इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में रेड पड़ती है। नहीं, ये मेरे ख्याल में अभी गुज्जर नगर में भी आप देख लो। बात सुनो। जिस तालीम से कोई किताबें तक भी खोल के देखी जाती है। अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को पढ़ें तो ये वो दीन है। अगर किसी जगह पत्थर है, पत्थर उठाने का सवाब है, ठीक है, बम चलाने का सवाब नहीं है, किसी को मारने का सवाब नहीं है। अगर कोई प्यासा जिसको पानी लगा होगा, अगर हम पानी पिलाए ना तो हमें जन्नत मिल सकता है, ग्रेनेड चलाने से थोड़ी जन्नत मिल सकता है। मेरे ख्याल में कुछ लोगों का सोच तो ठिकाने पे आया है, अभी कमज़ोर है किसी का सोच। इसको बादम शादम खिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। और आज अमन का दौर है, ये सचमुच है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल का जवाब नहीं दिया आप। नहीं, ये मैंने कहा ना, तनकीद करने वाले बहुत है। इसको बताओ ना कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी मस्जिद बनाई, इसको बताया, हमने बता दिया। उनको ये बताइए ना, हर दरसगाह को मजबूत करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप दीनी तालीम भी पढ़ो मगर इसके साथ डॉक्टर भी बनो ना, IPS ऑफिसर भी बनो। अब मौलवी साहब ही साहब बनेंगे तो डॉक्टरी कौन करेगा, ये कहने की बातें है ना। इसलिए आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी एक मुसलमान को खड़ा करना चाहता है अपने टांगों पे। अगर हम बेबस रहे, अगर हम तनकीद करते रहें तो हमारी एक जनरेशन तो ख़त्म होगी। अब दूसरी जो जनरेशन आने वाली है ये इसको भी ख़त्म करेंगे। बस मुझे एक चीज़ का जवाब दे दे, जो मदरसों में अभी चेकिंग हो रही है सिलेबस की, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब उनकी किताबों की क्या करिकुलम है, सारी चीज़ें। मैं अब बताऊंगा ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा चल जाएगा अब कश्मीर में, ठीक है। मैं ये कहूँ कि जितने भी तफसीर है, चाहे बयानुल कुरान हो, मारूफुल कुरान हो, इसमें बहुत सारे उलमाओं ने तफसीर लिखे हैं, जिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जावेद साहब थे, रफ़ीक साहब थे। तो साफ तौर पर हमने जो है बात की, आज सुबह से जो जम्मू में एक हलचल चल रही है कि आखिर NC छोड़कर जो है यहाँ पर जो रफ़ीक शाह हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने क्यों छोड़ी। तो उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पहाड़ी लोगों को उनका हक दिया। पहाड़ी लोगों की जो है वो बारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जो है किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उन्हें जिताने के लिए काम करेंगे।